रस निष्पत्ति सूत्र पर विचार चल रहा था। 4 व्याख्याएं हैं इसमें, 4 आचार्यों की। रोलट आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने आचार्य शंकुक के द्वारा किस प्रकार से रस निष्पत्ति पर विचार किया, इसको पंक्तिशः देखा, उसको समझा और ये जाना कि आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत वस्तुतः न्याय सिद्धांत पर आश्रित है। नैयायिकों का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत आचार्य शंकुक का है। तो एक एक पंक्ति हम लोगों ने उसकी देखी थी और आचार्य शंकुक ने माना कि नट में रस की प्रतीति होती है, अर्थात नट में रस की अनुमिति होती है। कैसे अनुमिति होती है? तो उसके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विभाव अनुभाव व्यभिचारी के माध्यम से। यद्यपि वो कृत्रिम होते हैं लेकिन उनको कृत्रिम नहीं माना जाता, क्योंकि नट के द्वारा अत्यंत दृढ़ अनुसंधान, काव्यादि के अनुसंधान, शिक्षा तथा अभ्यास के आश्रित होकर, के अधीन होकर उसका प्रकाशन किया जाता है। तो काव्य से उपस्थित होने वाली संपूर्ण सामग्री कृत्रिम होती है, प्रातिभासिक होती है, लेकिन कृत्रिम होते हुए भी हम उसको कृत्रिम नहीं मानते। इसमें 2 हेतु हैं। एक तो नट के पक्ष में हेतु यह है कि वह इसका दृढ़ अभ्यास करके प्रस्तुत करता है, और सामाजिक के पक्ष में यह है कि वो अपनी वासना के वशीभूत होकर उसकी चर्वणा करता है। तो सामाजिक यदि अपनी वासना के वशीभूत होकर उसकी चर्वणा करेगा तो नट में अविद्यमान भी रत्यादि का वह आस्वाद करेगा। ये सिद्धांत आचार्य शंकुक ने प्रस्तुत किया। अब ये न्याय सिद्धांत सम्मत नैयायिकों के मत में। तो नैयायिक कैसे विचार करते हैं? तो उनके यहाँ प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार वे साध्य की सिद्धि तक पहुँचते हैं। साध्य की सिद्धि किसमें? पक्ष में। पक्ष कैसा है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। तो यहाँ पर पक्ष बनेगा कौन? नट। और उस नट में रसप्रतीति या स्थायी भाव की उपस्थिति का अनुमान कर रहा है कौन? सामाजिक। और इसमें हेतु बनती हैं नट के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अनुभाव, उसका अभिनय, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो अभिनय है वह अभिनय क्या बनता है? इसमें हेतु बनता है। तो इसके लिए दूसरी दृष्टि से यदि आप विचार करें तो हमने आपको एक पंक्ति पहले भी लिखवाई थी। दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान। तो कस्तत्र हेतु? रति तो भाव है, वो कोई मूर्त पदार्थ तो है नहीं कि आप उसको देख लें। तो भाव का ज्ञान उसकी चेष्टाओं से ही किया जा सकता है। तो दुष्यंत की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सारी की सारी चेष्टाएं यह बताती हैं कि इसके चित्त में रति उपस्थित है। ठीक है, इसके चित्त में रति उपस्थित है। तो जो चेष्टाएं हैं उसकी, वो चेष्टाएं सिद्ध करती हैं कि दुष्यंत के चित्त में रति उपस्थित है। रति नहीं हो, यदि उसकी भुजाएं फड़कने लगे, आंखें विस्फारित हो जाएं, लाल हो जाएं, आवाज में तेजी आ जाए, तो समझ जाइए कि वीरता उसके अंदर उपस्थित है। क्रोध भी उपस्थित हो सकता है, रौद्र भी उपस्थित हो सकता है। तो प्रत्येक स्थायी भाव के प्रकाशक अनुभाव उस सामाजिक, उस नट के अंदर उपस्थित रहने वाले या अभिव्यंजित होने वाले या प्रकाशित होने वाले, अभिव्यक्त होता है। रस अभिव्यक्त हुआ जो पहले से विद्यमान था। अभिव्यक्ति उसी की होती है जो पहले से विद्यमान हो। ठीक है, और उत्पत्ति उसकी होती है जो पहले से विद्यमान न हो। तो 2 हेतु हैं, एक कारक और एक ज्ञापक। तो कारक हेतु होता है जो कि उसको उत्पन्न करता है, और ज्ञापक हेतु होता है जो पूर्व उपस्थित को ही प्रकाशित करता है।
जैसे घट का कारक हेतु है क्या? मृत्तिका, कुलाल, दंड, ये सब क्या है? घट के कारक हेतु हैं। बिना मिट्टी के उपादान कारण है उसका। तो बिना मिट्टी के उपादान कारण के उपस्थित होते हुए आप घट की उत्पत्ति नहीं कर सकते। उसमें कुंभकार है, उसका चाक है, दंड है, ये सब। इसी प्रकार वस्त्र के लिए ले लीजिए तो तंतु है, चीवर है इत्यादि, वेमा है, दंड है। तो ये कारक हेतु है। लेकिन ज्ञापक हेतु पूर्व उपस्थित पदार्थ का जो प्रकाशन करता है, जैसे अंधकार से भरे हुए कमरे में रखे हुए घट को ज्ञापित करता है प्रकाश से युक्त दीपक। तो यहाँ जो दीपक है वो उस घट का ज्ञापक हेतु हो गया। तो अभिव्यक्ति होती है पूर्व स्थित पदार्थ की। तो स्थायी भाव संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान है, वो उपस्थित हो जाता है तद अनुरूप सामग्री के उपस्थित होने पर। वो अभिव्यंजित हो जाता है तद अनुरूप सामग्री के उपस्थित होने पर। ठीक है। हमेशा आप उसका अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं अनुभव करते? क्योंकि तदनुरूप सामग्री उपस्थित नहीं हो पाती। तो रति की सामग्री होगी तो रति प्रतीत होने लगेगी, उत्साह की सामग्री होगी तो उत्साह प्रतीत होने लगेगा, वीर रस उसमें परिपुष्ट होगा। तो ये सिद्धांत था। दुष्यंत शकुंतला विषय कृतिमान विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वान, ये यहाँ पर अनुमान हुआ। तो ये पूरी अनुमान की प्रक्रिया यहाँ पर बतला दी। तो अनुमान करने वाला कौन है? सामाजिक, जिसमें अनुमान किया जा रहा है वो पक्ष है नट। और किसका अनुमान किया जा रहा है? वो अनुमान है आपका स्थायी भाव का। स्थायित्वेन संभाव्यमान रत्यादिर्भाव, स्थायी के रूप से संभावित किया जाता हुआ क्या? रत्यादि भाव। वह स्पष्ट इतना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि चूंकि यह न्याय सिद्धांत सम्मत है, तो न्याय सिद्धांत सम्मत होने के कारण प्रत्यक्ष को छोड़कर जितने भी प्रमाण हैं, जैसे शब्द है, अनुमान है, उपमान है, ये जितने भी प्रमाण हैं ये परोक्ष का ही ज्ञान कराते हैं। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जो पदार्थ का साक्षात्कार कराता है, अर्थात उसमें पदार्थ का इंद्रिय के साथ संयोग होता है। ठीक है। ये शीतल है कि यह उष्ण है, इसका ज्ञान आप कैसे होगा? जब आपका त्वचा के साथ स्पर्श। तो स्पर्श के माध्यम से ही आप तदगत शीतलता या तत्पदार्थगत उष्णता इत्यादि का ज्ञान कर सकते हैं। तदतिरिक्त नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष अपेक्षित अर्थात इंद्रिय संसर्ग सर्वविषय। लेकिन अनुमान में जिस अग्नि का आप ज्ञान कर रहे हैं वो अग्नि क्या है? परोक्ष है। प्रत्यक्ष तो धुआं हुआ हेतु, तो अग्नि क्या है? परोक्ष। शब्द से आप अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमालय का ज्ञान हुआ, लेकिन हिमालय उपस्थित थोड़ी हो जाता है, हिमालय का ज्ञान उपस्थित होता है। वस्तुतः वो द्रव्य क्या है आपका? परोक्ष। लेकिन रसानुभूति तो साक्षात्कारात्मक होती है। ठीक है। आनंदयिक रूप होती है और समनंतर होती है। कल हमने बताया था वैयक्तिक होती है। 4 विशेषताएं हैं उसमें। एक व्यक्ति की रसानुभूति का दूसरा व्यक्ति आस्वाद नहीं कर सकता, वैयक्तिक होती है। और वो होती क्या है आपकी? आनंदयिक रूप होती है। और कैसी होती है? समनंतर होती है, अर्थात जिस समय कविता का श्रवण हुआ उसी समय उसका भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो और आपका जो है सो प्रत्यक्ष होती है, साक्षात्कारात्मक होती है। तो साक्षात्कारात्मक रसानुभूति का अनुमान की प्रक्रिया से समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान परोक्ष पदार्थ को ही विषय बताता है। ठीक है। और भी आपत्तियां इसमें देखिएगा लिखी होंगी पुस्तक में, उससे देख लीजिएगा। यही बातें इसमें भी लिखी हैं। रत्यादिर्भाव अयम चानुमितौ साध्य रूप वासनया धारावाहीच्छया चर्वमाण पुनः पुनः अनुसंधीयमान सामाजिका नाम रसरति प्रत्यक्षमेव ज्ञानम चमत्कार
जनकम नानुम इत्यादि रीति लोक प्रसिद्ध्या रसम साक्षात करोमि व्यवसायाच उक्त व्याख्याने अरुचिम मनस निधाय विवाहवाद विसंयोग भुज भुजग भाव संबंधाद निष्पत्तिर भुक्ति। ठीक है, चलिए तो ये बड़ी भारी आपत्ति इसमें की जाती है और इसके आधार पर इस सिद्धांत को अमान्य किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो मुख्या वृत्तिया रामादौ अनुकार्य तद्रूपता अनुसंधाना नर्तके पे प्रतीयमानो रस, ये लोल्लट ने कहा था। लेकिन ये लोल्लट से उठाकर उस रस को कहाँ ले आते हैं? नट में ले आते हैं। उस स्थायी भाव को किस में ले आते हैं? नट में ले आते हैं। तो नटे संभाव्यमान स्थायी भाव रत्यादिर्भाव है, कहा ना इसने, ग्राह्ये नटे। तो चित्ततुर्गादि न्याय न प्रतिपत्या ग्राह्ये नटे। और अंत में क्या कहते हैं, देखिए, स्थायित्वेन संभाव्यमान रत्यादिर्भाव, मिली पंक्ति। तो स्थायित्वेन संभाव्यमान रत्यादिर्भाव कुत्र इति प्रश्ने नटे, सप्तमी लगी है वहाँ। और तत्र अर्थात नटे असन्नपि अविद्यमानोपि सामाजिका नाम वासनया चरमाणो रस इति शीशंको कहा है। सामाजिकी की उसके प्रति वासना है, अर्थात असौ राम एव, यह राम ही है ऐसा मानता है सामाजिक। तो वासना के वशीभूत होकर सामाजिक उसका आस्वाद करता है। ये एक बड़ी भारी आपत्ति इसमें की। अब आता है आपका किसका सिद्धांत? भट्टनायक का। तो न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। देखिए पूरी पढ़ लीजिए पंक्ति। अपितु काव्ये नाट्ये चाविधातो द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानस्थायी सत्तोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः। इसमें मुख्य पंक्ति क्या बनेगी? क्रिया तो है भुज्यते, तो कह भुज्यते निकालिए। सत्तोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सत्त्वेन भुज्यते। नहीं, कह भुज्यते। अच्छा, कौन भोगता है? भोग किसका किया जाता है? जो भोगक क्रिया है उसका विषय कौन बन रहा है? स्थाई। स्थाई भाव ना, तो लिखा है स्थाई, मिला भाव्यमान स्थाई, स्थाई भुज्यते, मिला? नहीं मिली? नीचे है लास्ट में भाव्यमान स्थाई। अच्छा, भाव स्थानीय स्थाई सत्तोद्रेक प्रकार। तो स्थाई भाव क्या होता है? भोग का विषय बनता है। ठीक है। तो केन भुज्यते, तो सामाजिकेन भुज्यते, ये इसमें जोड़ लीजिए। सामाजिके के द्वारा इसका आस्वाद किया जाता है। तो इन्होंने पहले खंडन किया किसका? अपने पूर्ववर्ती का जो मत आयोग ने कहा। अच्छा, स्थाई कैसा है? तो भाव्यमान। ठीक है, भाव्यमान मतलब अनुभूयमान, अनुभव में आता हुआ। तो भाव्यमान स्थाई क्या किया जाता है? भुज्यते, भोगा जाता है सामाजिकों के द्वारा। अच्छा, कथम भाव्यमान, ये प्रश्न खड़ा किया। तो भावकत्व व्यापारेण, भावकत्व व्यापारेण। तो 50 व्यापार है कीदृश, तो फिर तृतीयांत पद लगा है। कौन सा? साधारणीकरणात्मना, आत्मना तृतीया है ना, आत्मन शब्द का रूप चलाइए। तो आत्मा आत्मानो आत्मान आत्मानो आत्मानो आत्मन आत्मना। तो ये विशेषण बन गया किसका? भावकत्व व्यापारेण। और भावकत्व व्यापार साधन बन गया किसका? भावना का, भाव्यमान का। तो भावकत्व व्यापारेण भाव्यमान स्थाई सामाजिकै ही भुज्यते। ठीक है। अब ये जो भावकत्व व्यापार है, ये नया व्यापार है।
बताते हैं इसको। दूसरा है विभावादि साधारणीकरणात्मना, ये भावकत्व व्यापार की विशेषता है या भावकत्व व्यापार का स्वरूप है। पकड़ लीजिए, ठीक। कोई भी पूछ दे कि असो भावकत्व व्यापार है कीदृश है, तो साफ कह दीजिए उसमें विभावादि साधारणीकरणात्मना। अब साधारणीकरणात्मना में अभूत तद्भावे च्वी प्रत्यय है। अच्छा। जैसे गुणीभूत व्यंग्य में अगुणीभूतम गुणीभूतम यदा भवतीति गुणीभूत व्यंग्यम, जो गुणीभूत नहीं था, गुणीभूत मतलब अप्रधान। तो इसी प्रकार साधारणीकरणात्मना, जो असाधारण था मतलब विशेष था, असाधारण मतलब विशेष, और साधारण का अर्थ है सर्वजन संवेद्य, जो सबके लिए अवेलेबल है, जिसका आस्वाद सभी कर सकते हैं। तो असाधारणम साधारणम यथा क्रियते, ठीक है। तो साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमान स्थायी सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते। अब इसमें जो भोग है उसका स्वरूप बताया, भोगेन भुज्यते। भोग क्या है? व्यापार है, क्रिया है। वो व्यापार कैसा है? सतत्वेन। सतत्वेन मतलब सदृशेन, समानम तत्वम स्वरूपम यस्य तेन। सतत्व शब्द पकड़ लीजिए। सतत्वेन का अर्थ क्या है? सदृशेन। कैसा है वो भोग? तो विश्रांति ही। किसकी विश्रांति? संवित की। संवित मतलब चेतना। संवित तत्व। कैसी है वो संवित? आनंदमय और प्रकाश रूप है। सत्य, चित और आनंद, ये तीन तो उसका स्वरूप लक्षण है ना। तो वो प्रकाश स्वरूप है और आनंदमय है। तो कश्यप प्रकाश है? तो सत्वस्य उद्रेक है। तो तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब आप अभिनय को देखते हैं तो सत्वस्य उद्रेक, सत्वस्य आधिक्यम जायते मनसि, तेन च समुत्पद्यते यह प्रकाश है। सत्वोद्रेक प्रकाश है, उद्रेकस्य प्रकाश है, ये कर लीजिए, उद्रेकस्य प्रकाशनम, ठीक है। उससे जो आनंदमय, आनंदमय में कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ क्या अवती होगी? मयट। मयट होगा ना। किस अर्थ में? अति क्या कहते हैं उसको? सूत्र है ना इसका, तत्प्रकृत वचने मयट। तो यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? एकम प्राचुर्येण विद्यते इति प्रकृतम। जैसे ज्ञानमय संसार है, तो ज्ञान भरा हुआ है इस संसार में, कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो विश्रांति है, संवित की विश्रांति है, वो कैसी? आनंदमय है, आनंद से भरी हुई है। और वो आनंद उत्पन्न किससे होता है? सत्वोद्रेकस्य प्रकाशेन। सत्वोद्रेकस्य प्रकाशः तेन जायमानः यह आनंदः, ठीक है। और तत्स्वरूपा या संवित तत्र विश्रांति। विश्रांति शब्द का अर्थ होता है आनंद की पराकाष्ठा। उसके आगे फिर आपको कुछ अपेक्षित नहीं है। तो विश्रांति जननम लोके नाट्यमेतन एतद् भविष्यति। ब्रह्मानंद सहोदरम हो गया। हाँ, ब्रह्मानंद सहोदर हो गया। ब्रह्मानंद सहोदर, तो ब्रह्मानंद और इसमें अंतर है। वो निर्विषयक होता है, ये सविषयक होता है। वो स्थायी होता है, ये विभावादि जीविता वधि होता है। और ये सर्वजन संवेद्य होता है, वो वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक का अर्थ एक ही व्यक्ति एक समय में उसका आनंद उठा सकता है, और इस आनंद को हजारों आदमी एक साथ उठा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। यही है साधारणीकरणात्मक। समझ में आ गया? ठीक, चलिए। तो सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संवित विश्रांति स्वतत्वेन। तो सत्वस्य सत्वगुणस्य उद्रेकेण रजस्तमसी अभिभूय आविर्भावेण यह प्रकाश स्फुरणम, ये लिखा है। तो सत्व कब उठेगा? जब रज और तम को वो दबाएगा। तो रजस्तमसी अभिभूय सत्वस्य प्रकाश आविर्भाव।
स एव आनंदात्मिका संविद ज्ञानम तस्य विश्रांति, अर्थात ज्ञेयांतरा संपर्केण अवस्थानम। ठीक है, जिसको कहा ना आचार्य मम्मट ने विगलित वेद्यांतरम आनंदम, तो उसका मतलब अन्यथ वेद्यम वेदांतरम वेद्यांतरम विगलितम वेद्यांतरम यस्मिन तत् विगलित वेद्यांतरम, तो जिसमें अन्य पदार्थ का ज्ञान क्या हो जाता है, विगलित हो जाता है। जैसे आप अभिनय देख रहे हैं तो अभिनय देखते समय आप क्या देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, आप क्या देखते हैं, कलाकारों को देखते हैं, लेकिन आपको आसपास का कुछ नहीं दिखाई देता, आपके बगल में कौन बैठा है ये भी नहीं समझ में आता, स्वयं का ज्ञान तो रहता नहीं, एकाग्र चित्त आपका वहाँ हो जाता है। ठीक है, वो दृश्य ही आपकी चेतना को बांध लेता है, तो इसलिए विगलित विज्ञानतरता उसमें आ जाती है। चलें, अब ये कहते इन्होंने पहले क्या किया कि ये समझ में आ गया भोग का स्वरूप। हाँ, ये भोग का स्वरूप है, सत्तोद्रेक प्रकाशानंदमय समृद्ध विश्रांति। और सतत्वेन मतलब समान तत्स्वरूपेण तत्सदृशेन, तत्सदृशेन भोगेन अर्थात भोजकत्व नामक व्यापारेण साक्षात्कारेण व भुज्यते विषयी क्रियते कई ही सामाजिक ही। तो देखिए, पहले इन्होंने माना एक व्यापार भावकत्व भाव्यमान, तो पहले भावकत्व व्यापार से वो जो स्थायी है वो भाव्यमान होता है, अर्थात प्रकाशित होता है। ठीक है, उसके बाद उसका भोग होता है। तो भाव्यमान बनने के लिए उसमें अनुभव की योग्यता होनी चाहिए। एक चीज समझ लीजिए, जैसे कोई भी चीज आपके सामने रखी तो वो आपके लिए ग्राह्य होगी तब ना आप ग्रहण करेंगे। सही बात। जब तक वो ग्राह्य नहीं होगी, उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, तब तक आप उसको ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। तो जो स्थायी भाव अभिनय के माध्यम से नट के द्वारा उपस्थित किया जा रहा है वो विशेषीकृत है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें दुष्यंत विषयक शकुंतला विषयक रति जुड़ा हुआ है। विशेषीकृत, एक तो रति है और दूसरा क्या है, शकुंतला। तो शकुंतला विषयक रति यदि होगी तो दुष्यंत ही उसका ज्ञान कर सकता है, अन्य कोई ज्ञान नहीं कर सकता। अन्य कोई यदि ज्ञान करेगा तो सामाजिक व्यवस्था का उच्छेद हो जाएगा। तो नट के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जो रति है वो तो विशिष्ट है ना, विशिष्टा रतिर्वर्तते, और जब तक उसमें विशेषणांश जुड़ा है आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो उस विशेषणांश को हटाना ही है साधारणीकरण। अब समझ एकदम स्पष्ट। तो वो दुष्यंत विषयक या शकुंतला विषयक रति होकर आप तक नहीं पहुंचती है। जब तक आप तक पहुंचती है तब तक उसका वैशिष्ट जो विशेषणांश है वो हट जाता है, और विशेषणांश हटेगा तो कोई व्यापार चाहिए। केनापि व्यापारेण तस्य विगलनम भवति, अपने आप तो नहीं ना हट जाएगा। समझ में आ रहा है कि मंच से आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें साधारणीकरण हो जाता है। तो साधारणीकरण करने के लिए अर्थात वो विशेषणांश हटा, दुष्यंत विषयक शकुंतला विषयक, तो विशेषणांश हटा। तो विशेषणांश हटेगा कैसे, तो किसी व्यापार से हटेगा। तो वो व्यापार कौन सा है, तो वो है भावकत्व व्यापार। उस व्यापार का स्वरूप है साधारणीकरणात्मना, विभावादि साधारणीकरणात्मना। तो वो भावगत व्यापार क्या करता है, कविता या अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले विभावानुभावक व्यभिचारी के साथ जो विशेषणांश जुड़ा है, दुष्यंत विषयक शकुंतला विषयक, उस विशेषणांश को हटाकर उसको क्या कर देता है, साधारणीकरणात्मता, अथा साधारणम साधारणम क्रियते। आत्मना का अर्थ है स्वरूप वाला। ठीक है, साधारणीकरणात्मना भावकत्व नाम का व्यापार, भावकत्व व्यापारेण भाव्यमान। यहाँ देखिए, भाव्यमान का अर्थ इन्होंने कर दिया साधारणीक्रियमाण। अच्छा, अब एक चीज और पकड़ लीजिए,
कि साधारणीकरण वस्तुतः असाधारण्य का निराश है। असाधारण्य मतलब विशेष जो विशेष था, जो सिर्फ दुष्यंत के लिए था, वो सामाजिक के लिए कैसे, मतलब सामाजिक के लिए कैसे बनेगा जब तक उसमें दुष्यंत वो जो विशेष लगा हुआ है वो हटेगा, बाधक है। वो बाधक है। आपकी अनुभूति वहां तक जाएगी नहीं, सही बात है। दूसरे की स्थायी भाव का आप अनुभव कर ही नहीं सकते, और करने में यदि प्रवृत्त होंगे तो सामाजिक व्यवस्था आपको रोक देगी, और यदि सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करके प्रवृत्त होंगे तो समाज का उच्छेद हो जाएगा, अब व्यवस्था फैलेगी। तो मंच में द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो स्थायी भाव है वो विशिष्ट है, लेकिन कविता में पाया जाने वाला एक भावकत्व व्यापार होता है। ये कविता का व्यापार है, लेकिन कुछ मानते हैं कि असो भावकस्य व्यापार है, भावक कह सहृदय। तो भावकस्य व्यापार है कुछ मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, कविता में अभिधा के अतिरिक्त ये विद्यमान रहता। अभिधा तो द्वितीय ने लिखा है ना, अभिधा तो द्वितीय उसी में लिखा है, इसी में है। हाँ, चा विधातो द्वितीय लगी है, तो अभिधातो द्वितीय जो है वो जुड़ जाएगा किससे, भावकत्व व्यापारेण। तो अभिधातो द्वितीय न भावकत्व व्यापारेण, ठीक है। तो अभिधा से भिन्न जो भावकत्व व्यापार है उससे भाव्यमान मतलब साधारणीक्रियमाण। तो साधारणीक्रियमाण का अर्थ क्या होगा कि असाधारण्य निराशस तत्र भवति। चले जी। तो अभिधा तो द्वितीय न का अर्थ है अभिधा से भिन्न। प्रथमस तत्र व्यापारः वर्तते अभिधा व्यापारः, और द्वितीय तत्र व्यापारः वर्तते भावकत्व व्यापारः। द्वितीय न मतलब तद भिन्न नया, तो अभिधा से भिन्न जो द्वितीय व्यापार है, ठीक है। द्वितीय न का अर्थ ये अन्य न कह रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो अभिधातो भिन्नेन, अभिधातो भिन्नेन एकस्तत्र अभिधा व्यापार अवस्थिते तद भिन्नेन भावकत्व व्यापारेण साधारणीक्रियमाणः कः स्थायी। समझ में आ गया। तो भावकत्व व्यापार में होता क्या है, तो साधारणीकरणात्मना। तो केशाम साधारणीकरणम भवति, विशेष विभावादि। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वो विशेषणांश से युक्त थे, विशिष्ट विभावादि थे। जब तक विशेषण हटेगा नहीं तब तक जो मंच के सामने बैठे हुए हजारों हजार सामाजिक हैं वो उसका अनुभव नहीं कर सकते। यही है अंतर लोक में और कविता में। लोक में ऑलरेडी विद्यमान उसका तो लक्षण ये करता है। हाँ, लोक का आप अनुभव कर ही नहीं सकते, वहां साधारणीकरण होगा ही नहीं। लोक में साधारणीकरण होने लगे तो ऐसी हो जाएगी लोक की, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए लोक और कविता में यही अंतर है। और ये जो साधारणीकरण है ये केवल कविता में होता है, काव्य में होता है। इसीलिए कहा काव्ये नाट्ये सचासो व्यापारः अभिधातो द्वितीयः व्यापारः अन्यः व्यापारः कुत्र वर्तते काव्ये नाट्ये। तो उसकी सीमा बना दी, उसका लिमिटेशन कर दिया, विद्वत्ता है मतलब लिमिटेशन कर दिया कि लोक में नहीं, काव्य में या नाट्य में। तो काव्य क्या है आपका, जो श्रवण गोचरी जिसका हम सुनते हैं, और नाट्य का अर्थ जिसका हम अभिनय करते हैं। चलें। और फिर इसके पहले इन्होंने किया पूर्ववर्ती तीनों सिद्धांतों को खंडन कर दिया। अच्छा। तो पूर्ववर्ती तीन सिद्धांतों में दो ही व्यक्ति आए थे। एक तो आया था आपका कौन, भट्टलोई। पूर्ववर्ती तीन सिद्धांत में आप तो तीनों का खंडन करते हैं। अच्छा। तो अब इसमें भी प्रश्न है इतिहासक क्रम से कि ऐसा क्यों, अभिनवगुप्त तो आए नहीं, तो नाभिव्यज्यते कैसे कह दिया। तो ये जो नाभिव्यज्यते है ये आनंदवर्धन का अभिव्यक्तिवाद है। सही है। तो आनंदवर्धन को माना जाता है वस्तुतः अभिव्यक्तिवाद का प्रवर्तक, और अभिव्यक्तिवाद के व्याख्याता और संस्थापक आचार्य हैं कौन, अभिनवगुप्त पादाचार्य। और इन दोनों के बीच में हुए भट्टनायक। तो भट्टनायक के सम्मुख अभिनवगुप्त नहीं थे, आनंदवर्धन। भट्टनायक का ग्रंथ था हृदय दर्पण। तो उन्होंने जिस अभिव्यज्यते का खंडन किया वो अभिव्यज्यते कौन सा है, मतलब आनंदवर्धन का।
तो कहा कि न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। म्यूट कर देते, कर लीजिए बात। ठीक है, तो ताटस्थेन आत्मगतत्वेन रसः न प्रतीयते। हाँ योगेश जी बोले। हाँ हाँ, तो वो 1 जुलाई के बाद का निर्णय है। तो कैसे कंसिडर करेंगे? नहीं तो वो जैसे लास्ट डेट के बाद अवार्ड हुआ ना, हम लोग ने देखा था शायद कुछ उसको। अच्छा बस मैं 5 मिनट में मेरी क्लास खत्म करके बस कर लेता हूँ बात। ठीक ठीक ठीक। बड़ा कठिन है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब होता है इस दुनिया में। वो कह रहे वॉइस नहीं आ रही, आ रही है भाई। उनको सुनना होगा सर, क्या बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें समझना क्या है हम लोगों को। 2 शब्द हैं, ताटस्थेन और आत्मगतत्वेन। तो 3 हैं, एक है अनुकार्य, एक है नट और एक है सामाजिक। अनुकार्य है लोक, रामादि। नट है जो अभिनय कर रहा है, कलाकार। और तीसरा है सामाजिक, जो उस अभिनय को देखने के लिए उपस्थित हुआ है। तो रसानुभूति की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो अनुकार्य और नट तटस्थ हुए। हमें तटस्थ मतलब तटे स्थित उदासीन। राम को क्या लेना देना आज किए जाने वाले अभिनय से? राम का कोई संबंध है? तटस्थ है, तट पे खड़ा। तटस्थ जानते हैं ना, उदासीन। तट पर खड़ा हुआ है, हजारों हजार लीटर पानी बहा जा रहा, हमें क्या लेना देना, बहा जा रहा है। तटस्थ, तटे स्थित उदासीन। ठीक है, तो राम और ये अनुकार्य और नट, इनकी दृष्टि से ये जो अनुभूति है क्या है? ताटस्थेन। और आत्मगतत्वेन में किसको लेंगे? सामाजिक को। तो ताटस्थेन रसः उत्पद्यते, ताटस्थेन रसः अनुमीयते। तो ताटस्थेन रसः उत्पद्यते किसने माना था? वही क्या भट्ट लोलट ने। और ताटस्थेन रसः अनुमीयते किसने माना था? शंकुक ने। ये 2 सिद्धांत खंडित हो गए। तो ताटस्थेन रसः नोत्पद्यते कुत्र? अनुकार्य। मुख्यावृत्त्या रामादाव अनुकार्य। और ताटस्थेन रसः न प्रतीयते कुत्र? नट में नहीं प्रतीत होता। किसकी दृष्टि से? शंकुक की दृष्टि से। और न च आत्मगतत्वेन रसः अभिव्यज्यते। तो अभिव्यक्ति किसमें होती है? सामाजिक में। तीनों का खंडन कर दिया। तीनों का खंडन कर दिया। तो अभिव्यक्तिवाद तो भी आया नहीं इसके क्रम से। तो खंडन किसका कर रहे हैं? तो वो है आनंदवर्धन का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जने की तस्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषः। ठीक है, सध्वनिरिति सूर्य भी कर्तितः। व्यंगतः कहाँ? व्यंजनया व्यक्ति विषयीकृत या व्यंजनया प्रतिपादयतः। चले, 3 इसका अन्वय समझ गया ना। न ताटस्थेन रस प्रतीयते, न ताटस्थेन रसः उत्पद्यते, न आत्मगतत्वेन रसः अभिव्यज्यते। तो 1 2 3 4 बार न आया है इसमें। न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते, और फिर नाभिव्यज्यते। लग गया ना? तटस्थ कौन है? अनुकार्य और नट। और आत्म कौन है? आत्मगत कौन है? सामाजिक।
तो तटस्थः उदासीनः नटो रामादिक संबंधित्वेन नात्मगतत्वेन सामाजिक संबंधित्वेन रसो न प्रतीयते नानुमीयते रामगतया नटगतत्वेन अनुमितयापि रत्या सामाजिके असत्या चमत्कारजन्य संभवात् नोत्पद्यते न जन्यते विभावादीनां वास्तविकत्व। ये सब बातें बता चुके हैं पहले ही आपको। चलिए ठीक है, तो ये सिद्धांत आपका हो गया। तो होता क्या है, तो अभी तो काव्ये नाट्ये चाविदादोदितीय विभावादि साधारणीकरणात्मना भावगत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्तोद्रेक प्रकाश। हाँ, सत्तोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन। ये समास में होगा, विश्रांति सतत्वेन समास में है ना। हाँ, मतलब ये एक पद है, एक डैश कर दिया यहाँ पे। विश्रांति सतत्वेन एक पद है ना, यहाँ पे डैश किया हुआ तो एक ही पद होगा ना। हाँ, एक ही पद, इसमें भी है ना एक पद, तो इसमें विश्रांति ही कर दिया है। इसमें कहीं कहीं है तो विश्रांति ही जो है वो नहीं होगा, विश्रांति सतत्वेन होगा तब न बनेगा। एक बार बुक छप जाती उसके बाद इसका कभी होता ही नहीं है। ठीक है, विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते। ठीक है, अब इसके हम लोग फिर कर लेंगे। दीपावली बाद बैठिएगा तो इसका वो देख लेंगे, इसकी आलोचना देख लेंगे। बस आलोचना यही है कि दो नए व्यापार माने। एक भावकत्व व्यापार जो साधारणीकरण करता है, विशेषणांश को हटाकर सर्वजन संवेद्य बनाता है स्थायी को, और दूसरा है भोजकत्व व्यापार। और दोनों को माना इन्होंने कविता का व्यापार। वस्तुतः ये होते हैं किसके, सामाजिक के व्यापार। भावक का सामाजिक एवं च भोगक के न क्रियते सामाजिक न विधीयते। ठीक है, इन पंक्तियों को बैठा लीजिए, अभी 3-4 दिन का अवकाश है, और इन सिद्धांतों को लिख लीजिए एक एक को, क्योंकि पंक्ति की व्याख्या भी आती है परीक्षा में और सिद्धांत की समीक्षा भी है। लोलट सम्मत रस निष्पत्ति का विवेचन कीजिए, शंकुक सम्मत कीजिए, भट्टनायक सम्मत कीजिए, या यही पूरी 3 पंक्तियां उठा के दे देंगे इसकी व्याख्या की। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। और आप सभी को, विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के बाद फिर मिलते हैं। अपनी माया में फिर घुसे। कल से अवकाश है, कल से यूनिवर्सिटी बंद है। वैसे आप लोग कहीं भी रहेंगे तो हम तो पढ़ा ही सकते हैं, समस्या हम तो यहीं रहते हैं, हम तो यहीं रहेंगे कहाँ। हाँ, लेकिन अब यह है ना कि हम लोग की जो और माया प्रपंच है, एक जने कितना फोन करते रहे, कहाँ लगे सीधे ग्रंथ नहीं कभी खत्म हो पाता है। प्रदीप सोनकर जी सब पढ़ा रहे हैं अभी। क्या पढ़ा रहे हैं? कादम्बरी। 2 बार 3 बार लिंक भेजे, बदलाइन की हो ही नहीं रहा, तो दोबारा फिर भेजे, हो नहीं हो रहा। अरे फिर 12 बजे भेजे, दिक्कत है, नहीं खुल रहा लिंक को 2 बार भेजे हैं, एक को खोला तो खुल नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा।